तो आज हम जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे एक सिर्फ व्यापार करने आई कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ की शासक बन बैठी। ये कहानी है सौदागर से सुल्तान बनने की, है ना? बिल्कुल। और इसकी जड़ें जाती हैं औरंगजेब के बाद के दौर में। देखिए 1707 में उनकी मौत के बाद मुगल सल्तनत वो कमजोर पड़ने लगी थी, जगह जगह नई ताकतें उठ रही थी। और इसी माहौल का फायदा उठाया कंपनी ने, जिन्हें 1600 में चार्टर मिला था इंग्लैंड की महारानी से। हाँ, चार्टर मतलब पूरब से व्यापार का एक्सक्लूसिव अधिकार। इंग्लैंड की कोई और कंपनी उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। उनका तो सीधा हिसाब था, यहाँ से सस्ता खरीदो, यूरोप में महंगा बेचो। लेकिन यहाँ पहले से खिलाड़ी मौजूद थे, पुर्तगाली थे, डच, फ्रांसीसी। सही का। और सबको चाहिए भी वही माल था, बढ़िया सूती कपड़ा, रेशम, मसाले। तो होड़ बढ़नी ही थी। होड़ बढ़ी तो दाम भी बढ़े होंगे। दाम बढ़े, मुनाफा घटा। और फिर ये होड़ सिर्फ बाजार तक नहीं रुकी, एक दूसरे के जहाज डुबाना, रास्ते रोकना, ये सब शुरू हो गया। मतलब व्यापार के लिए हथियार उठा लिए। हाँ, और किलेबंदी भी जरूरी हो गई। बंगाल में हुगली के किनारे 1651 में पहली फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री माने गोदाम और दफ्तर। और फिर तो उन्होंने पैर फैलाने शुरू कर दिए, वो कलकत्ता वाली बात। हाँ, मुगल अफसरों को आप कह सकते हैं रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी हासिल कर ली। उनमें से एक कालीकाथा था, जो बाद में कलकत्ता बना। और तो और औरंगजेब से फरमान भी ले लिया। फरमान मतलब टैक्स फ्री व्यापार? बिल्कुल, बिना ड्यूटी चुकाए व्यापार करने का शाही हुक्म। मगर कंपनी इतने से रुकी नहीं, वो और रियायतें मांगने लगे, मिले हुए अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि कंपनी के अफसर अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, उस पर भी टैक्स देने से मना कर देते थे। अब सोचिए बंगाल के नवाब को कितना रेवेन्यू लॉस होता होगा। जाहिर है नवाबों को ये पसंद नहीं आया होगा। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, बिल्कुल, सिराजुद्दौला तक सबने इस पर रोक लगाने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा, और छूट नहीं मिलेगी, व्यापार करना है तो नजराने दो, अपने सिक्के मत ढालो, किलेबंदी रोको। नवाबों का सीधा आरोप था कि कंपनी धोखा दे रही है, खजाना खाली कर रही है। और कंपनी का रोना था कि भाई लोकल अफसर नाजायज मांग करके हमारा व्यापार डुबो रहे हैं। हमें तो अपने व्यापार के लिए किले बनाने ही पड़ेंगे, बस्तियां बढ़ानी ही पड़ेंगी। यही तनातनी फिर प्लासी की लड़ाई 1757 तक पहुंच गई। हाँ, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। कंपनी चाहती थी कोई कठपुतली नवाब। सिराजुद्दौला ने कहा, हमारे मामलों में दखल मत दो, किलेबंदी रोको, टैक्स भरो। बात बनी नहीं। फिर क्लाइव आ गया मद्रास से सेना लेकर। रॉबर्ट क्लाइव। उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को ही नवाब बनाने का लालच दे दिया। और मीर जाफर ने धोखा दे दिया। हाँ, उसकी सेना लड़ी ही नहीं, सिराजुद्दौला हार गए। ये भारत में कंपनी की पहली बड़ी बहुत बड़ी सियासी जीत थी। तो इसके फौरन बाद कंपनी शासक बन गई? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मीर जाफर को नवाब बनाया। कंपनी का फोकस अब भी ट्रेड पर ही था, सीधे शासन की जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहती थी। लेकिन ये कठपुतली नवाब वाला प्लान भी फेल हुआ। हाँ, कठपुतली नवाब भी हमेशा इशारों पर नहीं नाचते। मीर जाफर ने विरोध किया तो उसे हटाकर मीर कासिम को लाए। मीर कासिम ने आवाज उठाई तो उससे बक्सर में लड़े 1764 और उसे भी हरा दिया। बक्सर की जीत तो प्लासी से भी बड़ी मानी जाती है ना? बिल्कुल, इसने कंपनी का दबदबा और मजबूत कर दिया। अब उन्हें लड़ाइयों और फौज के लिए पैसा चाहिए था। यहीं से खेल बदला। कैसे? 1765 में मीर जाफर की मौत हुई और मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मतलब बंगाल के सारे टैक्स, सारा रेवेन्यू वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल गया। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ओह, तो अब उन्हें इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं रही। एग्जैक्टली। भारत के ही पैसे से भारत से सामान खरीदना, अपनी फौज रखना, किले बनाना, दफ्तर चलाना, सब यहीं के रेवेन्यू से होने लगा। उनकी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। और इसी दौरान वो नबोब वाली बात भी आई। कंपनी के अफसर अमीर हो रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग यहाँ से अकूत दौलत लेकर ब्रिटेन गए। वहाँ वो नवाबों की तरह रहते थे, तो मजाक में उन्हें नबोब कहा जाने लगा। हालांकि सब इतने कामयाब नहीं हुए, कई बीमारी और लड़ाई में मारे भी गए। तो दीवानी मिलने के बाद कंपनी का राज कैसे फैला? सिर्फ लड़ाइयाँ तो थी ही, जैसे मैसूर के टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान मालाबार तट के फायदेमंद व्यापार को कंट्रोल करते थे। अच्छा। फ्रांसीसियों से उनकी दोस्ती थी, अपनी फौज को मॉडर्न बना रहे थे। ये सब कंपनी को खटकता था। तो उनसे जंग हुई?
4 जंगें हुई। आखिरी लड़ाई श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। फिर मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी। मराठों से भी 3 युद्ध लड़े और उनकी शक्ति खत्म कर दी। लेकिन लड़ाइयों के अलावा भी तो कुछ तरीके अपनाए होंगे। बिल्कुल। एक था रेजिडेंट। बक्सर के बाद उन्होंने भारतीय रियासतों में अपने एजेंट बिठा दिए। ये रेजिडेंट रियासत के अंदरूनी मामलों में खूब दखल देते थे। राजा कौन बनेगा से लेकर मंत्री कौन होगा, सब में। और वो सहायक संधि क्या थी? सब्सिडियरी अलायंस? हाँ, वो भी एक चाल थी। राजा से कहा जाता था कि आप अपनी फौज हटा दो, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, बस हमारी फौज का खर्चा आप उठाओ। और अगर खर्चा ना दे पाए तो राज्य का हिस्सा हड़प लेते थे। अवध, हैदराबाद, कई राज्य इसके शिकार हुए। फिर आई डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अगर किसी राजा का अपना बेटा मतलब पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत सीधे कंपनी के राज्य में मिला ली जाएगी। सतारा, संबलपुर, नागपुर, झांसी सब इसी नीति से हड़पे गए। और अवध को कैसे हड़पा? अवध को तो कुशासन का बहाना बनाकर 1856 में कब्जा ले लिया। वहाँ नवाब वाजिद अली शाह थे। लोगों में से बहुत गुस्सा था, जो 1857 के विद्रोह में निकला भी। यानी सीधी लड़ाई, रेजिडेंट, सहायक संधि, विलय नीति, हर तरह से घेरा। और इतने बड़े इलाके को संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी बदला होगा। बिल्कुल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुधार किए। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी बनी। हर जिले में कलेक्टर का पद बनाया, जो रेवेन्यू भी देखता था और लॉ एंड ऑर्डर भी। 2 तरह की अदालतें बनी, फौजदारी और दीवानी। और सेना में क्या बदलाव गए? पहले मुगल सेना में घुड़सवारों का दबदबा था। कंपनी ने पैदल सेना यानी सिपाहियों पर ज्यादा जोर दिया। मस्केट और मैचलॉक जैसी नई बंदूकें आईं, यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग, ड्रिल, अनुशासन, ये सब लागू किया। लेकिन इससे शायद सिपाहियों की अपनी पहचान, जाति वगैरह पर असर पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ा। ये अनुशासन कई बार उनकी जाति और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। ये भी 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। तो कुल मिलाकर एक व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे कभी लड़ाई से, कभी कूटनीति से, कभी लालच देकर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना राज कायम कर लिया। 1857 तक तो करीब 2/3 भारत उनके कब्जे में था। हाँ, और ये सब शुरू हुआ था सिर्फ मसाले और कपड़े के व्यापार से। इसी पूरी कहानी में एक बात सोचने वाली है। हमने नबूबों का जिक्र किया जो यहाँ से बेशुमार दौलत ब्रिटेन ले गए। कभी सोचिए कि भारत से गई इस दौलत ने सिर्फ कंपनी के खजाने ही नहीं भरे, बल्कि खुद ब्रिटेन के समाज और उसकी राजनीति पर कितना गहरा असर डाला होगा।